हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट देना है और कैसे उसे एनालाइज करना है ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए, वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है एक्चुअल एग्जाम देने से पहले, ठीक है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने आज तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, वो डायरेक्ट एग्जाम देने गए और उनका स्कोर 150 प्लस आया, 160 आया, 170 आया, काफ़ी अच्छा स्कोर उन्होंने करा, जबकि उन्होंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ नहीं जाना है। हमें क्या देखना है कि अगर हमारी ड्रीम है कि हमें यही जॉब चाहिए, इस साल हमें ये जॉब चाहिए, तो हम ऐसा रिस्क क्यों ले। ठीक है, हमें भी मॉक टेस्ट देने हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, आपको पता है मेरा CSL का स्कोर क्या रहा था। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा ये। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। इससे आपको आइडिया पता चल जाता है किस तरीके से एग्जाम में प्रेशर बनता है। 1 घंटे में कैसे हमें सब कुछ अटैम्प्ट करना है, चारों सेक्शनों का अटैम्प्ट करना है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और एंड में थोड़ा टाइम बच जाए जिससे हम पीछे देख पाएं जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पर भी टॉपर्स की वीडियो देखते होंगे, वो लोग यही बताते हैं कि उन्होंने मॉक टेस्ट दिए, उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए और उन्हें अच्छे से एनालाइज किया। एनालाइज करने से क्या होता है, हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और हम अपना स्कोर धीमे धीमे करके इंप्रूव कर पाते हैं और उसका हमें बेनिफिट मिलता है एक्चुअल एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट जरूर देने आप सबको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप में से ज़्यादातर लोग होंगे जो मॉक टेस्ट दे भी रहे होंगे, वो अभी तक 10-20 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका जो स्कोर है वो एक जगह पर स्ट्रक हो चुका है। लाइक मान लीजिए किसी का स्कोर 110 से 120 के बीच में आता है हमेशा। वो बहुत दिनों से मॉक टेस्ट दे रहा है, वो तैयारी भी काफ़ी अच्छी कर रहा है, रिवीजन भी अच्छी कर रहा है, लेकिन स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हमें गलतियां अवॉइड करनी है मॉक टेस्ट देने से पहले और किन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है, ठीक है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोग बोलते हैं एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज अच्छे से करना है। आधे घंटे 40 मिनट एनालाइज करना चाहिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि एनालाइज कैसे करना है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे भी समझ में नहीं आता था कि एनालाइज करते कैसे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ कि कैसे एनालाइज किया जाता है, जैसे मैं करता हूँ। उससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां हो रही है, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, और उन्हें आप इंप्रूव करके आप देखेंगे 10 मॉक टेस्ट अगर आपने इस तरीके से दिए तो उसके बाद आप खुद ही पाएंगे कि आपका जो इंप्रूवमेंट है वो होनी चालू हो चुकी है और हर मॉक के बाद आपका जो स्कोर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में अच्छे से हम डीप में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप मेक श्योर बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि किसको मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट देने से पहले आप ये कंफर्म जरूर करें कि आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। मिनिमम है 70%, कम से कम 70% सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, तभी मॉक टेस्ट की तरफ जाएं। 70% से मेरा मतलब क्या है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट में 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। अगर जीके में आपका कम सिलेबस भी कंप्लीट है, आपने पूरी जीके भी नहीं पढ़ी है, तो भी चल जाएगा। क्योंकि हमने जीके में देखा रिसेंट एग्जाम में कि काफी टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जीके पूछी जा रही है। और अभी जो सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं अभी, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो जीके क्वेश्चन है बहुत ज्यादा अलग आ रहे हैं। तो जीके की इतनी टेंशन ना लें। मेन जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो है इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इनका आपको 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, तभी मॉक टेस्ट की तरफ जाना है। अगर आप 70 या 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप आज से ही मॉक टेस्ट देने में लग जाएं, ठीक है। डेली एक मॉक टेस्ट तो आपको जरूर देना है। और देखिए, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है या 60% भी कंप्लीट है, तो आप 1 मिनट अभी रुकें, आगे बढ़ने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लें। क्योंकि क्या होता है, हम जल्दीबाजी में सोचते हैं कि एग्जाम आने से पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें। सिलेबस कंप्लीट करने को कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं, और जब मॉक टेस्ट देते हैं तो फिर उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाते। आते हुए क्वेश्चन हम देखते हैं कि ज्योमेट्री हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, परसेंटेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं करा। जो फॉर्मूले थे हमारे माइंड से निकल गए। तो रिवीजन जरूर करें। जब तक एग्जाम आ रहा है, अभी 1 महीना 5 दिन लगभग बचे हुए हैं एग्जाम के स्टार्ट होने के लिए, 21 मई से एग्जाम स्टार्ट है। तो आप कोशिश करें तब तक आप 2 बार जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो रिवाइज जरूर कर लें। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में भी आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा स्कोर का, और आपको एक्चुअल एग्जाम में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो रिवीजन जरूर करें, कम से कम 2 बार जो भी आप आज तक पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज जरूर करें। तो पहला हमारा यही था कि आपका मिनिमम 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, तभी आप मॉक टेस्ट को स्टार्ट करें। और देखना कैसे है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें मैंने आपको बताया था किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखें। अगर जो मेजर चैप्टर्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले चैप्टर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मॉक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस अकॉर्डिंग लास्ट डेज में आप पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हें कंप्लीट करने का ट्राई करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि हमें मॉक टेस्ट कहां से देने हैं और कौन से मॉक टेस्ट हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखिए टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया था। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास मैंने खरीद रखा था, तो आप भी परचेज कर सकते हैं उसे।
और मोबाइल या पीसी या लैपटॉप किसी में भी चल जाता है वो। अगर आप पे पीसी लैपटॉप है तो पर्सनली मैं आपको ये बताऊं कि आप पीसी और लैपटॉप में ही मॉक टेस्ट दें, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में हमें माउस चलाना होता है, हर क्वेश्चन का सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो पूरा जैसा भी एग्जाम का माहौल रहता है, एग्जाम में जैसा इंटरफेस आपको मिलता है वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक का पीसी लैपटॉप पे आप इस्तेमाल करेंगे उसे तो सेम वैसा इंटरफेस मिल जाएगा। तो आपको एग्जाम में जैसा आपको प्रेशर होता है वही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप पीसी लैपटॉप में कोशिश करें मॉक टेस्ट दें, ठीक है, इससे आपको एग्जाम की ज्यादा हैबिट बनेगी। तो आपको टेक्स्ट बुक पे आप दे सकते हैं। और क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में भी 2 तरीके के मॉक टेस्ट होते हैं, एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जो CHL 2020 में पेपर आए जितने भी वो सारे मॉक टेस्ट होंगे, और एक तरफ मॉक टेस्ट होंगे फुल टेस्ट जो उन्होंने खुद डिजाइन किए होते हैं। तो आपको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए थे CHL 2021 में जो भी CHL के पेपर हुए वो सारे मॉक टेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, पहले वो अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, उसके बाद ही आपको फुल मॉक टेस्ट पे आना है। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है CHL 2021 में जो भी पेपर हुए वो सारे, उसके बाद CGL 2021 में जितने पेपर हुए वो सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही आपको फुल टेस्ट या और भी जो मॉक टेस्ट है उन सब पे जाना है, ठीक है। CGL वाले 2021 वाले जो मॉक टेस्ट है वो भी जरूर देने हैं। अगर आप सोच रहे हैं मैं तो CHL का ट्राई कर रहा हूँ मैं CGL वाले क्यों दूं, तो ऐसा नहीं है, सेम लेवल आता है CHL और CGL का, ऐसा नहीं करना है, दोनों ही मॉक टेस्ट आपको देने हैं। और जो मैंने आपको पहले वीडियो बताई थी उसी वीडियो के एंड में मैंने आपको नॉर्मलाइज स्कोर बता रखा है कि CHL 2021 में किस शिफ्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, तो अब वो नॉर्मलाइज हो कितना हो जाएगा। तो अगर आप CHL की शिफ्ट में 130 या 125 स्कोर कर पा रहे हो और आप सोच रहे हैं कट ऑफ तो 142 गई थी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो डिमोटिवेट ना हो। एक बार जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कराया वहां पे उस वीडियो में वो देखें कि 125 स्कोर कितने हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्या पता है 125 के ऊपर आपको 20 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिल जाए शिफ्ट में और आपका स्कोर 145 हो जाए, तो डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट, हर मॉक टेस्ट अलग होता है, किसी का लेवल अप होता है, किसी का डाउन होता है, तो उस हिसाब से आपका स्कोर भी फ्लक्चुएट करता है। आपको चेक करना है कि उस साल कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली उस शिफ्ट में, और वहां से आपको आइडिया मिल पाएगा कि आप एक्चुअल जो कंपटीशन है वहां पर कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देना है, टेक्स्ट बुक आप यूज कर सकते हैं, एक कूपन मैंने भी लगाया था उससे बेनिफिट मिला था मुझे, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा आपको, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, कहाँ से मॉक टेस्ट देना है और कौन से मॉक टेस्ट देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग फुल मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं, ऑलिव बोर्ड पे बहुत टफ होता है उनका लेवल, मैंने 2-4 मॉक दिए थे लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं मुझको, कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लगते मुझे, ठीक है। तो आप पहले वही मॉक टेस्ट दें जो SSC के पहले आ चुके हैं पेपर, ठीक है, क्योंकि SSC से बढ़िया कौन से मॉक टेस्ट हो सकते हैं। SSC जो क्वेश्चन पूछ रही है, जो उसका पैटर्न चलता है, वो SSC के मॉक टेस्ट से बढ़िया किसी में आपको पता नहीं लग सकता। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देने हैं, इसका ख्याल रखिएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है और फिर उसे एनालाइज कैसे करना है। तो अटेम्प्ट करने का क्या सही तरीका होता है, कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करना होता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के लिए एक आइडियल टाइम जो आप देंगे वो देंगे 8 से 10 मिनट। अगर इंग्लिश सेक्शन आसान है तो आप 8 मिनट में सॉल्व कर लीजिए, और अगर थोड़ा क्लोज टेस्ट टिपिकल है PQRS में आपको ज़्यादा टाइम लग गया तो 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट आप इंग्लिश को दें, इससे ज़्यादा टाइम इंग्लिश सेक्शन को ना दें। उसके बाद आप डायरेक्ट आएंगे जीके पे। जीके को आप 5 से 6 मिनट में कोशिश करें जीके को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग में क्या होता है, हम एक बार में कर सकते हैं। इंग्लिश हमें जितनी आती है, जितनी वोकैब हमें याद है, जो हमें सही लग रहा है, रूल याद है, उस हिसाब से हम इंग्लिश करते हैं। और जीके में भी होता है, जो हमें क्वेश्चन आता है, जो हमें आंसर पता है वो हम टिक कर देंगे, जो नहीं पता उनसे गैस कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है वहाँ पे। तो जीके और इंग्लिश हम एक गो में कर सकते हैं, जो हमें आता है वो कर लेंगे, जो नहीं आता उसे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर किसी में डाउट लग रहा है कि हम बाद में शायद मुझे याद आ जाए तो हम उसे मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, ईगो पे नहीं लेंगे कि 2-3 मिनट लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि बाद में याद आ जाएगा, 10 सेकंड में देखिए याद आ रहा तो याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो मार्क फॉर रिव्यू कर दें, ठीक है, और अगर नहीं आता तो सीधा छोड़ दें, ठीक है। तो इंग्लिश और रीजनिंग 10 मिनट में इंग्लिश, 6 मिनट में रीजनिंग, 16 मिनट आपके यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। आप इसके बाद आएंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको 15 से 18 मिनट देने हैं, अगर आसान है तो 15 मिनट, मुश्किल है तो 18 से 19 मिनट भी आपको लग सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी है, रीजनिंग का लेवल कैसा है, ठीक है। मैक्सिमम आपको 18 से 19 मिनट देना है रीजनिंग को, इससे ज्यादा नहीं। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आपको लगा, आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, अब बाद में आके देख लीजिएगा। ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है, कोशिश करनी है एक बार में आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी, आपको समझ में आया कि आप कर सकते हैं तो करें, नहीं समझ में आया तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर दे और आगे चले जाएं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। आपको लगता है ना कभी कभी कि यार स्लो चैप्टर है, या तुम वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसका क्वेश्चन तो मुझसे गलती से भी गलत नहीं हो सकता, और वहां पर अगर सही आंसर नहीं आया, अगर आपका आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं था, और आप फिर ईगो पे ले लेते हैं कि 2-3 मिनट उसी क्वेश्चन पे लगे पड़े हैं, आप सोचते हैं मॉक ही टेस्ट तो है, छोड़ देता हूँ, पहले इसी क्वेश्चन को करता हूँ,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कभी भी ईगो पे ना ले, यही आपकी आदत पड़ जाती है। आपको लगता है ये तो मॉक टेस्ट था, और एग्जाम में भी एक्चुअली होता है, हमें पता नहीं चलता कि कब हम ईगो पे ले गए और कब उस क्वेश्चन ने हमारे 3-4 मिनट खा लिए। तो अभी से हैबिट बनानी है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। अगर कहीं पे भी डाउट लगता है कि समझ में नहीं आया या फिर आसान है चैप्टर, वो आपको परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से आता है लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा आपसे, तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं। जब हम दोबारा आएंगे थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ईगो पे नहीं लेना है। 18 मिनट आपने रीजनिंग को दिए थे, 18 मिनट रीजनिंग, 10 मिनट इंग्लिश, 28 मिनट ये हो गए, और 6 मिनट आपके जीके के, 28 6 हो गए 34 मिनट। आपके पास कितने मिनट बचे हैं अभी? 26 मिनट आपके पास अभी बचे हैं। तो 26-27 मिनट अगर आप मैथ्स सेक्शन के लिए बचा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इतने टाइम में आपकी मैथ्स बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। और आपको कोशिश भी ये करनी है कि 27+ मिनट्स आप मैथ्स के लिए बचा लें एंड में, ठीक है। ये मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया था जो आप रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में लगा सकते हैं। इससे कम टाइम में आप ये तीनों सेक्शन कर पा रहे हैं तो जरूर कर रहे हैं, ठीक है। जीके और अब हमारा बचता है एंड में मैथ्स। मैथ्स में भी यही करना है आपको, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दे। कभी कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जब हम दोबारा आते हैं ना उस क्वेश्चन पे तो हमें पता चलता है यार ये क्वेश्चन कितना आसान था, 30 सेकंड में हो गया अब तो, और पहले 3 मिनट हो गए थे मुझे दिखानी वो चीज। कुछ एक छोटी चीज होती है वो आपको हिट नहीं कर रही होती है, उस टाइम पे अगर आप ईगो में ले लेंगे तो पूरा पेपर बेकार चला जाएगा, सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ध्यान ये रखना है, हर क्वेश्चन चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, 2 ही नंबर का है। जीके में फुल स्कोर करके या फिर मैथ्स में फुल स्कोर करके मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला। फाइनल सिलेक्शन उसी में मिलेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर है मेरे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर 170 बन रहे हैं तो मुझे फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर मैं सोचूं मेरे मैथ्स में 50 में से 50 आ गए, रीजनिंग में 50 में से 50 आ गए, लेकिन फाइनल मेरा स्कोर काफी अच्छा नहीं बन पाया, तो ऐसा नहीं होगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा फिर। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है, आपको ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम आपका स्कोर हो पाए, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चन इंग्लिश के छूट भी जाते हैं, मैथ्स के छूट भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो काफी अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ईगो पे ना ले, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे साथ बहुत ज्यादा ये दिक्कत आती थी स्टार्ट में, तो इसीलिए मैं इस पर ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप ईगो पे ना ले क्वेश्चन को। लास्ट है हमारा कि हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है जिस तरीके से हमारा स्कोर इंक्रीज हो पाए। तो मॉक को एनालाइज करने का सही तरीका ये है कि आप उसी दिन उसे एनालाइज करें। जैसे आपने आज मॉक दिया है तो कोशिश करें 2-3 घंटे बाद उसे एनालाइज कर ले। कभी भी ये ना करें कि आज मॉक दिया तो कल एनालाइज कर रहे, तो ऐसा नहीं करना है। और एनालाइज में करना क्या है, हमने देखा हमारा स्कोर कितना आया और हम चल दिया, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, जैसे आपने मैथ्स में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, और 20 में से 2 क्वेश्चन आपको याद है कि इन दोनों क्वेश्चनों में तो मैंने तुक्का मारा था और वो तुक्का सही हो गया और मेरा आंसर सही हो गया। तो उन क्वेश्चन को भी चेक करना है कि उनका एक्चुअल वे क्या था, उनको करने का सही तरीका क्या है। अगर वो मुझे पता है तो बिल्कुल सही है, मैं उसे एक बार सही तरीके से करने का ट्राई करूंगा। अगर आंसर आ रहा है सही तरीके से तो मैं उसे रिकॉल रखूंगा, हाँ ये सही तरीका था और मुझे पता है ये, तो आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुक्का मारा था और उसका सही तरीका मुझे नहीं पता तो मैं उसका सही तरीका पता करूंगा, और वो तरीका अगर यूनिक है और मुझे नहीं पता था तो मैं उसे अपनी इस नोटबुक में नोट कर लेता था, ठीक है। इस नोटबुक में वही क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट में मेरे गलत हो जाते थे या फिर मुझे लगता था ये क्वेश्चन कुछ न्यू टाइप का है और मुझे इसको बाद में याद रखने की जरूरत है, तो मैं उसे इस नोटबुक में लिख लेता था। आगे मैं मैथ्स के क्वेश्चन लिखता था, पीछे रीजनिंग के। तो कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो और आपको ऐसा लगे ये मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था इसका कॉन्सेप्ट शायद बाद में मैं भूल सकता हूँ, शायद अभी तो मुझे याद है लेकिन शायद मैं बाद में भूल जाऊँ। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप इसे इसमें लिख लीजिए, और अगर नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो उसे 100% इसमें जरूर लिखें। 5 क्वेश्चन जैसे अगर आपके छूट गए थे उनको आपने दोबारा ट्राई करा बैठ के, ठीक है, अपनी रफ नोटबुक में। अगर आपसे हो रहे हैं वो तो आप उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं और आपको लग रहा है वो नया क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है 5 क्वेश्चन बस टाइमिंग के छूट गए, टाइम नहीं था मेरे पास, अगर टाइम होता तो मैं कर लेता। तो उन क्वेश्चन अगर 5 के 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं अब, ठीक है, टाइम की कमी के छूट गए तो उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अगर नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आप बाद में उसे भूल सकते हैं नए कॉन्सेप्ट को, तो उसे लिख लीजिए। एंड टाइम में जब आप इनकी रिवीजन करते हैं तो एक्चुअल एग्जाम में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। मुझे पर्सनली इसका बहुत बेनिफिट मिला था, तो आप इसे जरूर नोट करें। जो भी न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो आपको लगता है न्यू है ये, और ये कॉन्सेप्ट मुझे बाद में याद रखने की जरूरत है, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग में मेनली मेरे साथ ऐसा होता था, इसलिए मैंने पीछे रीजनिंग के क्वेश्चन नोट कर लिए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है, और आगे मैंने मैथ्स के क्वेश्चन नोट कर लिए थे और उन्हें 2 बार रिवाइज कर लिया था एग्जाम से पहले। तो ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मुझे देखने को मिला। इंग्लिश में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि वोकैब जो है, वोकैब में मेनली ऐसा होता है कि वोकैब में कोई क्वेश्चन होता है, हमने प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब याद कर रखी है, जो मैंने आपको सोर्स बताए थे, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उस सोर्स से आपने प्रीवियस ईयर वोकैब याद कर रखी है, लेकिन तब भी आज नई वोकैब आ गई। तो उस वोकैब को अपने वोकैब के जो नोट्स हैं आपके बुक के साइड में लिख लीजिए, ताकि उस वोकैब को भी आप बाद में रिवाइज कर पाएं, ठीक है। ये तरीका एनालाइज करने का आपको ये जरूर फॉलो करना है। अगर आपको ग्रामर में भी लगता है कोई रूल नया है तो आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने मॉक टेस्ट देना चालू करें हैं और आपके आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लगभग मान लीजिए
20-25 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपके नए कॉन्सेप्ट लगते हैं, आपको सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, तो ऐसा उनको सारे को नहीं लिखना है। आपको पहले ये देखना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है पूरा, आपने सब पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, तभी आप उसे इसमें लिखें। अगर आपने अभी सिर्फ 60% 70% सिलेबस कंप्लीट करा है और जो मेजर टॉपिक थे, जो मेन चैप्टर से जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ज्योमेट्री बहुत मेन चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मेन चैप्टर है, आपने ये चैप्टर आज तक करे ही नहीं, ठीक है, यही चैप्टर छोड़ रखे हैं और यही इसी चैप्टर के क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो उन सबको लेंगे तो कॉपी भर जाएगी 2 दिन में। तो ऐसा नहीं करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। धीमे धीमे मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट मैंने आपको पहले बताया उन लोगों को देना है जिनका मेन जो चैप्टर्स हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपके ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है तो आप कोशिश करें इनके क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कीजिए कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। अगर आपके मैक्सिमम चैप्टर्स छूट चुके हैं अभी तक और आपको यही वाला अटेम्प्ट देना है, तो आप कोशिश करें कि एक पैटर्न समझे। जैसे आपको पता चलेगा नंबर सिस्टम में हमेशा डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप नंबर सिस्टम अगर आपका चैप्टर छूट चुका है, आप पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है जब तक एग्जाम आएगा, तो आप सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लें और उसका जो कैसे यूज होता है अच्छे से वो समझ लें। ऐसे अलजेब्रा में आपको पता है x³ + y³ + z³ - 3xyz, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता है आप एग्जाम तक अलजेब्रा पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम ये रूल तो पढ़ लें, मैक्सिमम चांस है यहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इस रूल को पढ़ लीजिए कम से कम। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, 80-90% सिलेबस कंप्लीट है, तो नोटबुक जरूर बनाएं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके, जो भी क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलता है, आपने पूरा मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रखा है, ठीक है, आपने जो आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर था पूरा पढ़ रखा है, तब भी आपका डाउट बन रहा है मॉक टेस्ट में, तो उस क्वेश्चन को जरूर नोट करें, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने पढ़ा ही नहीं है और उसका डाउट बन रहा है, तो उसको नोट करना थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, शायद वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता, लेकिन मुझे ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जीके के लिए मैं नोटबुक नहीं बनाता, क्योंकि मुझे जीके में लगता है सब कुछ ही अलग ही चल रहा है, तो जीके का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेन चैप्टर, मेन जो एसएससी का होता है वही होता है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। इन पे आपको कमांड बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैक्सिमम आपको टारगेट इसी में करना है। 150 में से 135 स्कोर करने का आपको एम रखना है, ठीक है। अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी है, इतना नहीं लाना है। नहीं, कभी भी एम ना रखे कि भाई लाना ही लाना है, डू और डाई वाली कंडीशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि शिफ्ट बहुत मुश्किल होती है, आप कम स्कोर लाके बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं बाकी लोगों से, तो ऐसा भी दिमाग में रखें, लेकिन टारगेट ये रखें कि हाँ 150 में से 135 प्लस तो मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। तो ऐसा आपको अपने दिमाग में हमेशा सेट करके रखना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट देना कैसे, जैसे आप 3 घंटे लगातार आप मैथ्स पढ़ लिया आपने, ठीक है, और उसके तुरंत बाद मॉक देने लगे, तो ऐसा ना करें, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है 3-4 घंटे हम इंग्लिश मैथ बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं और तुरंत उसके बाद मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं, तो 100% है आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आएगा। तो ऐसी गलती ना करें, इस गलती को अवॉइड करें। आप 15-20 मिनट रिलैक्स करें, उसके बाद ही मॉक टेस्ट देने बैठें, क्योंकि आपने सुना होगा मैक्सिमम टीचर्स बोलते हैं, कई लोग भी बोलते हैं कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने से पहले एक दिन थोड़ा कम पढ़ें, ताकि आपका जो माइंड, देखिए जो ब्रेन है हमारा वो मसल है, जितना हम उसे रिलैक्स करेंगे उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। तो ऐसी मॉक टेस्ट देने से पहले आप कोशिश करें 15-20 मिनट आप रिलैक्स होकर बैठे, थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद मॉक टेस्ट देने जाए, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से पहले अगर हमारा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होगा तो हमारा वो ब्रेन अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और हम ज्यादा अच्छा मॉक टेस्ट में स्कोर कर पाएंगे। तो तुरंत 3 घंटे का एक आपने सेशन लिया, बहुत पढ़ाई करी, उसके बाद तुरंत आप मॉक देने लग गए, तब भी हमारा स्कोर कम आता है, ठीक है। तो आपको 15-20 मिनट रेस्ट लेना है, उसके बाद हमेशा मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट के 1-1.5 घंटे बाद या फिर मॉक टेस्ट के तुरंत बाद आप मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर कर लें। नेक्स्ट दिन के लिए काम ना छोड़ें। और कैसे एनालाइज करना है मैंने आपको समझा दिया है, यही तरीका आपको फॉलो करना है। जो चैप्टर आते हैं आपको और वो गलत हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ना हो, उनके क्वेश्चन आप नोट करें और रिवाइज करते रहें। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई जरूर करनी है, डेली रिवाइज जरूर करना है। जैसे ही परसेंटेज रिवाइज करा, अलजेब्रा रिवाइज करा, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ रिवाइज करा और दोबारा पीछे से वही सब चला दिया, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक 2 से 3 बार रिवीजन बहुत जरूरी है करनी। इससे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर भी धीमे धीमे बढ़ता रहेगा और आपका एग्जाम में इसका बेनिफिट भी मिलेगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपको मॉक को एनालाइज कैसे करना है जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो पाए, और आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले इंग्लिश देन जीके, उसके बाद रीजनिंग और एंड में आपको मैथ को अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको टाइम बता दिया कितना टाइम आपको किस सेक्शन को देना है। बाकी जब आप 10 से 15 मॉक टेस्ट दे देंगे तो आप अपने आप ही सीख जाएंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। यहाँ पर देखिए 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, आपको रिवीजन अच्छे से करनी है, एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज अच्छे से करें। दूसरा, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बनाया उसको आपको अच्छे से सीखना है। और तीसरा है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। अगर ये 3 चीजों पे आप अच्छे से काम कर लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा मॉक टेस्ट में भी स्कोर आएगा और एग्जाम में भी आपको बहुत अच्छा
स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे काम करें, रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आप पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करते रहें और आगे बढ़ते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें, जो भी सिलेबस में है वो चीज़ें सिर्फ। ठीक है, अगर सिलेबस में जो भी था आपने वो सब सीख लिया है तो आगे ना बढ़े, रिवाइज करें। ठीक है, रिवीजन करते रहें। देन टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, आप कोशिश करें उतना या उससे कम टाइम में आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाए और दोबारा एक बार आ पाए, जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उन पर ध्यान दे पाए। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से सीखना है तो आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, डेली आज से आप 1 मॉक टेस्ट देंगे तभी टाइम मैनेजमेंट में आप अच्छा कर पाएंगे। कम से कम 20 मॉक टेस्ट दें तभी टाइम मैनेजमेंट आप अच्छा कर पाएंगे। और लास्ट है आपका एनालाइज करना। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज जरूर करें, क्या गलतियां रही और इन गलतियों से मैं क्या सीख सकता हूँ। ठीक है, आज टाइम कम रहा तो मुझे अगली बार क्या करना है, किस सेक्शन पे कम टाइम देना है, क्या मैंने क्वेश्चन ईगो पे लिया, ये समझे। ठीक है, और आज के मॉक टेस्ट से देखें कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या मेरी, या फिर मुझे स्क्वायर रूट्स याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो डेली 15 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि आप डेली सुबह कम से कम 20 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूब और 20 तक पहाड़े, 20 तक टेबल्स जो है हमारे, वो डेली जरूर पढ़ें, क्योंकि मॉक टेस्ट में ये सब काम आता है आपके। ठीक है, एग्जाम में भी आपके काम आता है। आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, जो क्यूब रूट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो इतना आप डेली पढ़ते भी रहें, तो ये सब आपका काम आएगा बहुत, ये आपको ध्यान देना है। और जीके में एंड में यही है, देखिए जो मेन एग्जाम है वहां पर आपका करंट अफेयर बहुत आता है। ठीक है, जब हम मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पे करंट अफेयर आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले वाले मॉक टेस्ट हैं, जो 6 महीने पहले जो करंट अफेयर थे वो काम आएंगे आपके। बट लेकिन अभी हमें करंट वाली जीके पढ़नी है, तो जीके में आपका हो सकता है स्कोर कम आए अभी, तो ये होएगा, क्योंकि पहले के मॉक टेस्ट है वो और पहले वाली करंट अफेयर उसमें ज़्यादा है। लेकिन हमें अभी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर तैयार करने, क्योंकि एग्जाम में तो अभी वाली करंट अफेयर आएगी ना। तो जीके में अगर कम स्कोर आ रहा है तो उसको लेके नेगेटिव नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको लेके रखना है कि हाँ भाई वो पहले वाली जीके है इसलिए गलत हो रही है मेरी, अभी वाली आएगी तो शायद और अच्छा स्कोर आ पाए। तो ये सब आपको कंटिन्यू रखना है, जो 3 मेन पॉइंट बताए उन पर ध्यान रखना है और अच्छे से काम करते रहना है। बाकी आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते रहता है वो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। भाई कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।